A very warm good morning to all the lovely students there. I welcome you all to the English online classes organized by the Directorate of Education by Delhi government. I hope you all must be remembering the last question which I have asked all of you in my last video. Yes, you guessed it right. Well, in my last video, I have asked you that have you ever done something very unusual, very uncommon or rare in your life? मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप सभी ने कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जो सभी लोगों से या बाकी लोगों से हट कर हो, रेयर हो, जो शायद बहुत सारे लोग करने से पहले घबराते हों, डरते हों या ना कर पाते हों। क्या आपने कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा है या किया है? यस, मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन को थिंक ओवर करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हमारी जो आज का जो हमारा वीडियो लेसन है, जिसमें आज मैंने आपका जो टॉपिक जो पोएम ली है विच इज़ फ्रॉम द बुक बी हाइव, विच इज़ द फर्स्ट पोएम फ्रॉम योर सिलेबस, द रोड नॉट टेकन, उससे रिलेटेड है। एंड दिस पोएम इज़ बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट रह चुके हैं और उनकी पोएम्स की ख़ास बात यह है, बहुत सिंपल पोएम्स लिखते हैं वो, लेकिन उनकी पोएम्स बहुत इंसाइटफुल होती हैं, बहुत डीप, बहुत गहरी बातें जो है उसमें एक्सप्रेस हो जाती हैं, येट इन वेरी सिंपल एंड वेरी you can say easy language. So this poem is a very good poem, yet very motivational and a very deep poem which has a very deep meaning in it. So let's start. But before that, we should first do the pre-reading task. I mean कि पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्री रीडिंग टास्क जो है कर लेते हैं, जो अगेन वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में पूछा था, एंड दैट इज़ हैव यू एवर डन समथिंग इन लाइफ विच इज़ अनयूजुअल, रेयर और अनकॉमन? अब नाउ all of you might be having mixed answers, like some of you will say yes, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हमने ऐसा कुछ किया है जो अनयूजुअल था, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ऐसा अनयूजुअल या कुछ रेयर तो अभी तक नहीं किया है, कुछ बच्चे कहेंगे शायद किया है और कुछ कहेंगे पता नहीं। क्या होता है अनयूजुअल? एक स्टूडेंट की लाइफ में अनयूजुअल क्या हो सकता है? कुछ भी अनयूजुअल हो सकता है आपके लिए। आपने अपना कोई ऐसा कोई लेसन इस तरह से पढ़ा हो, या आपने अपना कोई काम इस तरह से करा हो, कोई अपना कोई मैम ने एक्टिविटी आपको दी हो, कोई आंसर, कोई ऐसे राइटिंग दिया हो हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको लगता है कि बाकी सब बच्चे नहीं कर सकते ठीक से, जो मैंने अच्छे से कर दिया। या हो सकता है आपको कभी किसी स्कूल के फंक्शन में कुछ करने के लिए कहा गया हो जो बाकी सब बच्चे नहीं कर पा रहे थे, या आपने कुछ अलग तरीके से उस डांस को, उस पोएम को, या कुछ भी आपको जो एक्टिविटी दी गई हो उसको करने के लिए कहा गया हो। और आजकल तो बहुत से बच्चे एक अलग काम और भी कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे अपने वीडियो बना कर डालते हैं, है ना। सब लोग को ये शौक़ रहता है कि हम लोग यूट्यूब पे आएँ, अपना चैनल बनाएं, जो बहुत से लोग शायद अभी भी नहीं कर पाते हैं, बट आपको लगता है कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। शायद आपकी फैमिली में, आपके पड़ोस में, नेबर में कोई ना कर पा रहा हो बट आप कर रहे हो। या हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जो कुछ क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएटिव ऐसा कर पा रहे हों, जैसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की क्रिएटिव चीज़ बनाना जो सब लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर पोएम राइटिंग करना, कविताएँ लिखना, जो बाकी लोग शायद ना कर पाएँ बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर पाते हो। तो ये सब अनयूजुअल चीज़ें, अनयूजुअल आपके अपने लेवल पे अनयूजुअल हो सकता है, जो आपके लिए अनयूजुअल हो सकता है दूसरे के लिए अनयूजुअल ना हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ अनयूजुअल या रेयर तो किसी ना किसी ने, आप सभी ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो पढ़ते हैं इस पोएम को आगे ताकि हम देखें कि क्या अनयूजुअल बात यहाँ पे पोएट ने अपने पोएम के थ्रू बताई है। द रोड नॉट टेकन, द टाइटल इन इटसेल्फ सेज अ लॉट। ये टाइटल ही बहुत कुछ बता रहा है। द रोड नॉट टेकन, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी सड़क जिसको पहले कभी लिया ना गया हो या बहुत कम लोगों ने लिया हो। ठीक है। नाउ दिस इज़ बाय दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस।
दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चॉइस, बहुत सारी चीज़ों को चुनते हैं, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। हमें बहुत सारे निर्णय, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सब काम हम नहीं कर सकते, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम ये काम करें या वो काम करें, हम अभी टीवी देखकर एंजॉय करें या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी चॉइसेस हैं जो हमें लाइफ में करनी पड़ती है ना। जब हम मार्केट में कुछ मनी, कुछ अमाउंट अपने पेरेंट्स से लेकर के या उनके साथ जाते हैं, तो उस लिमिटेड मनी में भी हमें चॉइस करनी होती है कि हम अपने लिए क्या खरीदें और क्या छोड़ें, है ना। तो चॉइस तो हमें हर कदम कदम पे अपनी लाइफ में करनी पड़ती है। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. As I've already shared with you, this poem is about the famous American poet Robert Frost, जो बहुत simple language, बहुत common, बहुत ordinary experiences के बारे में लिखते हैं, but बहुत deep, बहुत insightful उनकी poem, उनके जो काम हैं होते हैं, जो हमें simple और easy language में भी बहुत deep बातें बता जाते हैं। तो इस पोएम में जो चॉइस की बात पोएट कर रहा है, वो चॉइसेस हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप अप करती हैं। हम लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं अपने, वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को या तो बेटर बनाते हैं या उसे ख़राब भी कर सकते हैं, राइट। सो स्मॉल चॉइसेस तो हम लोग अपनी लाइफ में करते ही हैं, बट कभी कभी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आता है जब हमें कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप अप करती हैं, या तो बेटर या फिर ख़राब। पर ये होता है कि वो चॉइस हमारी थी, तो हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ। तो चॉइस लेने का राइट सभी के पास होता है। नाउ इट्स अप टू अस कि हम क्या चॉइस करते हैं। So let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So now the poet is standing at the point. जो poet है वो अपने आप को एक ऐसे point पे खड़ा हुआ महसूस करता है जिसमें वो देख रहा है कि एक ऐसे मोड़ पर है, एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर उसके सामने टू ऑप्शंस हैं, टू रोड्स हैं। एक येलो वुड का मतलब यहाँ फॉरेस्ट से है, ट्रीज से है, जंगल से है, और एक उसके सामने जो येलो वुड है उसके सामने वो कहता है कि मैं दोनों रोड्स को ट्रेवल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली सिंस ही इज़ अ सिंगल पर्सन, सो ही कैन नॉट टेक बोथ द ऑप्शंस ना। आप एक टाइम पे एक ही जगह पे जा सकते हैं, या तो जो आपको सामने दिख रहा है उस पर, या फिर आपको जो दूसरी तरफ दिख रहा है उस पर। आप दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते एक साथ। सो ही इज सेइंग सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और क्योंकि वो अकेला है तो लॉन्ग आई स्टूड मीन्स कि ही टेक्स हिज टाइम टू टेक दिस डिसीजन दैट विच रोड ही शुड फॉलो। ऐसा नहीं वो हेस्ट यानी वो जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहता है। वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है कि मुझे कौन सा रोड, कौन सा रास्ता अपनाना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वहाँ पर खड़े होकर जितनी दूर तक भी उसकी नज़र जा सकती है वहाँ तक जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ। यानी जब तक आगे तक वो बेंट नहीं हो जाती, रोड मुड़ नहीं जाती, तब तक वो उस रोड को देख रहा है। यहाँ पे जो रोड है वो हमारी लाइफ को एक्सप्रेस कर रहा है, हमारी लाइफ की जर्नी बता रहा है। रोड इज़ नॉट द एक्चुअल रोड हेयर, रोड हेयर सिम्बलाइजेज द जर्नी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसको सिम्बलाइज कर रहा है। लाइफ में ऐसे कई सारे हमारे पड़ाव आते हैं जब हमें अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजंस हम क्विक या हेस्ट में या किसी जल्दबाजी में नहीं ले सकते। वी हैव टू कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स। हमें उस डिसीजन के बारे में क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो सब हमें सोचने होते हैं, और सोचने भी चाहिए ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। वही पोएट भी कर रहे हैं। वो जहाँ खड़े हैं वहाँ से उनको दो रास्ते दिख रहे हैं, और वो देर तक खड़े होकर उस रोड को देख रहे हैं ताकि वो समझ सके कि रोड उन्हें आगे कहाँ तक लेकर जाएगी। यानी इस चॉइस को करने के बाद उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, और वो क्या अचीव या क्या छोड़ पाएंगे। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there
had warned them really about the same. अब उसके बाद उन्होंने एक रोड को देखा विच इज़ येलो, ठीक है, विच हैज़ बीन ट्रेवल्ड, विच हैज़ बीन टेकन बाय मैनी ट्रैवलर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. अब दूसरी तरफ वो एक दूसरी रोड को, दूसरे रास्ते को देखते हैं, दूसरे ऑप्शन को देख रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे जाना बेटर होगा. उनको लग रहा है ऐसा, ही इज़ फीलिंग राइट लाइक इट इज़ बेटर टू फॉलो दिस रोड एज इट सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन टू हिम, क्योंकि वो उनको देखने में बेटर लग रहा है. वाई? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इट इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव यू कैन से, एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि उस रोड पर अभी तक बहुत कम लोग चले हैं या तो चले ही नहीं हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी ग्रासी. सी ऐसा होता है ना, दो रोड्स हैं, एक रोड तो ऐसी जिस पर लोग लगातार जा रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रोड है वो वॉर्न आउट होगी, थोड़ी सी उसके जो ग्रासेस होंगे वो दबे हुए होंगे, उसको रास्ता थोड़ा सा वैसा होगा जो लगेगा कि भाई बहुत बार यूज़ किया जा चुका है. दूसरी तरफ एक रोड ऐसी है जो ग्रासी है, जहाँ ग्रास अभी भी ग्रीन ग्रीन है, जहाँ पे सब कुछ एकदम अट्रैक्टिव सुंदर सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक किसी ने ट्रैवल ही नहीं किया, ये रोड एकदम नई है, अट्रैक्टिव है. तो उसको देखने में लग रहा है पोएट को कि ये रोड ज़्यादा बेटर क्लेम कर रही है, यानी ज़्यादा उसको अच्छी लग रही है कि ये रोड उसको अगर चूज़ कर लेगा वो, तो उसको ज़्यादा बेटर बेनिफिट लाइफ में दे सकती है, क्योंकि उसको जो है लग रहा है कि यहाँ पे जाने से उसको ज़्यादा बेनिफिट्स या फिर ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी तक ज़्यादा लोग नहीं गए हैं. तो उसको लग रहा है कि यहाँ पे जाना इज़ अ better option. I hope these two stanzas are clear to you. So now here we come to our while reading task, which is क्योंकि हमने 2 stanzas पढ़ लिए हैं and the poem is of 4 stanzas. So आगे बढ़ने से पहले I would like to see and I would like you to see and check whether you have understood the poem well or not. And by attempting these questions by yourself, you will be able to understand your understanding of the poem. So the first question is, who is the poet of this poem? आई होप आप सभी को याद होगा. इवन अगर आपको याद नहीं है तो 2 मिनट लेकर के सोचिए, क्योंकि पोएम की स्टार्टिंग में ही हमने आपको पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, और फिर भी अगर आपको याद नहीं आता है देन यू कैन लुक बैक. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी रोड्स आर डाइवर्स्ड बिफोर द पोएट? हाउ मैनी रोड्स आर देयर which the poet is seeing in front of him? कितनी रोड्स पोएट के सामने आती हैं, यानी कितने चॉइसेस के बीच में उसको चॉइस करनी है बेसिकली. हाउ मेनी रोड्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ द पोएट. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड आउट 3 pairs of rhyming words from the first 2 stanzas. जो आपकी पोएम के 2 stanzas मैंने आपको अभी पढ़ाए, बताए, एक्सप्लेन किए, उनमें से आपको 3 pairs राइमिंग वर्ड्स के ढूंढने हैं. आई होप राइमिंग वर्ड्स आप सभी को क्लियर होंगे. हम लोग आपको 6, 7, 8 क्लास से बताते आ रहे हैं, और उससे पहले इवन प्राइमरी क्लासेस में भी आप लोगों ने राइमिंग वर्ड्स सीखे होंगे. ओके, आई विल टेल यू अगेन, अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो दोबारा सुन ले, समझ ले. राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जिनकी साउंड आपस में मैच करती है. गॉट इट? जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बताया जाता है बैट, कैट, रैट, है ना, उनकी साउंड सब में एट 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 आ रहा है ना. सो दीज आर दी राइमिंग वर्ड्स. सिमिलरली फॉलोइंग दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट 3 pairs of rhyming words from the first 2 stanzas of the poem. आपको देखना है कि किन किन वर्ड्स की आपस में साउंड जो है मैच कर रही है, और आपको ऐसे 3 पेयर मीन्स 6 वर्ड्स आपके मिलेंगे, यानी आपको उनकी साउंड मैचिंग के हिसाब से वो पेयर आपको बताने हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम? जो आपकी पोएम का सेकेंड स्टैंजा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, उससे आप क्या समझते हैं? यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. I hope you all have understood the first 2 stanzas of the poem well, and you have even checked your understanding through the while reading task questions. Proceeding further, let's come to the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black,
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. Since it was the morning time, so both the roads are equally lay in front of him, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो दोनों ही रोड्स के सामने बराबर तरीके से सेम लग रही हैं उसको, बिकॉज अभी मॉर्निंग के टाइम पे किसी ने भी उस दोनों में से किसी भी रोड्स को ट्रैवल नहीं किया है. सो उसको लगा कि मैं फर्स्ट जो रोड है उसको मैं नेक्स्ट डे करूँगा, चूज़ करूँगा. और जबकि उसको मालूम है, येट ही नोज कि अगर वो आज एक चॉइस कर लेता है देन ही विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द प्रीवियस रोड विच ही हैड डिसाइडेड दैट ही विल चूज द नेक्स्ट डे. बिकॉज वंस यू मेक अ डिसीजन इन योर लाइफ, आप अगर अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई चॉइस कर लेते हैं, सो यू डोंट गेट द चांस टू कम बैक एंड टेक द दैट चॉइस टू टेक द डिसीजन अगेन इन योर लाइफ. अगर आपने एक डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में कि आपको ये काम करना है और आपको लगा कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, अब तो मुझे वापस वही करना है जो मैं पहले करने की सोचता था, सो दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डू. करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. यू शुड ऑलवेज मूव अहेड विद द चॉइस दैट यू हैव मेड. अपनी लाइफ में आपने जो चॉइस, जो डिसीजन कर लिया है, you should just go ahead with that choice only, because obviously before taking that decision or taking that option as your final choice, you must have thought well. क्योंकि अपनी लाइफ में आपने कोई भी अगर डिसीजन या चॉइस जब लिया होगा, जब एक क्रूशल पड़ाव आपकी लाइफ में आता है, जैसे अगर मैं स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करूं, सिंस आप लोग अब 9th क्लास में हैं, देन यू विल गो इन क्लास 10th एंड इन आफ्टर क्लास 10 यू विल बी आस्किंग फ्रॉम योर सेल्फ कि आपको क्या चूज़ करना है, विच स्ट्रीम यू शुड टेक अप टू, लाइक यू शुड टेक द कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और द आर्ट स्ट्रीम. सो यू हैव टू टेक द फाइनल choice or the decision considering all the options and all the benefits and all the you can say the pros and cons of all the the streams. सो ऐसा नहीं है कि आज आपको लगा कि आपने हर एक जो स्ट्रीम है उसके ऑप्शंस को कंसिडर कर लिया है, अब मैंने कॉमर्स ले लिया, 3-4 महीने में कॉमर्स पढ़ के देन आई विल कम बैक टू द साइंस स्ट्रीम. नहीं, चलो 3-4 महीने मैंने साइंस पढ़ लिया, नाउ आई विल कम बैक टू द आर्ट स्ट्रीम. इट बिकम्स क्वाइट हेक्टिक एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू सच थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज दिस इज़ द वेरी important decision about your life. So you need to take it after giving a thought, or after giving 100 thoughts to it, कि आप जो सोचने जा रहे हैं, जो आप फैसला लेने जा रहे हैं, वो आपकी लाइफ को कैसे शेप अप करेगा इन फ्यूचर. सो सिमिलरली द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे दैट two roads are open to you, or the two roads are open for him, and he has to make a choice. And he first thinks that okay, he'll take the second one and then he'll come back to the first one, but it is not possible. He knows very well कि once he had make a choice, he'll have to move ahead with that choice in his life. There'll be no option for him to come back and think for the previous option in his life. उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा वापस आकर अपने फैसले को चेंज करने का. नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now this is the most important stanza of the poem, and it is personally my most favorite because this is quite motivating and quite interesting also, because finally he makes up his mind. finally जो पोएट है अपने दिमाग को बिल्कुल करके सब कुछ दिखा के सोच समझ के फैसला कर लेते हैं कि ये जो रोड है ये सबके सामने आती है. ये एजेस एंड एजेस मीन्स सालों से, ये सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा. हैंस मीन्स इन फ्यूचर भी होगा. दैट एवरी सिंगल पर्सन इन हिज लाइफ, वंस इन अ लाइफ और मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके सामने क्रूशल चॉइसेस उसको अपनी लाइफ में लेने पड़ते हैं. और पोएट बहुत प्राउडली, बहुत बोस्टफुली अपनी चॉइस के बारे में बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में वो डिसीजन लिया, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चलते हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और इसलिए मेरी लाइफ में सारा डिफरेंस है, या मैं लोगों से अलग हटकर बन पाया. So here the poet is trying to convey that in anybody's life, किसी की भी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ही क्रूशल डिसीजंस लेने पड़ते हैं,
और जो डिसीजंस आप अपनी लाइफ में तब लेते हैं जब बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है, उन्हीं डिसीजंस की वजह से आपकी लाइफ का आगे फ्यूचर जो है आगे बनता है, और उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में आगे जो है फ़र्क पड़ता है, और वो डिपेंड करता है आपके डिसीजंस पर, आपके चॉइसेस पर. इफ़ यू मेक वाइज चॉइसेस एंड गुड चॉइसेस इन योर लाइफ, obviously your life and your future will be better. And if you make bad choices, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बस एक फ़ैसला ले लेते हैं गुस्से में आकर, या जिससे कहते हैं बहुत जल्दबाजी में आकर के, तो आपको लगता है कि आपने फ़ैसला जो है गलत ले लिया बाद में जा कर के, और आपके फ़ैसले के साथ आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. Now, post reading task after the poem. After the poem reading, we will come. What is the central idea of the poem? Central idea is like the main theme of the poem. I hope all of you can understand, and all of you must have got the idea of the poem. कि poet, what is he trying to say? क्या poet बताना चाह रहे हैं आपको poem के through? As I've already told you, that it is about making choices in your life, that the choices we make in our life shapes our future, and our future depends upon our present choices or decisions. Second is, what is the rhyming scheme of the poem? Rhyming scheme here I would like to tell you, वैसे तो आप लोग को previous classes में भी rhyming scheme के बारे में बताया गया है, but here I would also like to repeat this again, कि rhyming scheme को देखने के लिए you need to look at the stanza. आप लोग को स्टैंजा जो है वो देखना पड़ेगा. अगर आप अपने पोएम के फर्स्ट स्टैंजा पे जाएं, जैसे अगर आप अपने पोएम के फर्स्ट स्टैंजा पर जाएं तो आप देखेंगे जो लास्ट वर्ड है आपकी फर्स्ट लाइन का, दैट इज़ वुड. फाइन. सो इस वुड पे जो साउंड है यहाँ पे वुड की यानी वुड की साउंड है, इसको अगर हम ए मार्क कर दें, this is marked as A, and in the second line again a sound is different. second line में जो हम जाते हैं तो last word है both. अब wood और both they are not rhyming with each other, आपस में इनकी rhyming नहीं है. now come to the third line. the last word of the third line is stood. now you can very well relate कि wood and stood they both are rhyming. so जो हमने ए नेम दिया था साउंड वुड को हमने साउंड को ए दिया था. अगेन स्टूड इज राइमिंग विद वुड, सो अगेन वी विल राइट हेयर ए. फाइन, बिकॉज सेम साउंड है, सिमिलर साउंड है. देन फोर्थ लाइन, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अगेन वुड, स्टूड, कुड, these all are rhyming with each other, right? would, stood, could, the last word of the first, थर्ड एंड फोर्थ लाइन. सो हमने जो फर्स्ट लाइन का जो राइमिंग जो साउंड था उसको हमने ए दिया. अगेन थर्ड विल बी गिवन ए नेम बिकॉज सेम साउंड है, एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड उसको भी हम ए वर्ड देंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो राइमिंग विद द फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड वुड, स्टूड एंड कुड. ओके, एंड बोथ द सेकेंड लाइन वर्ड बोथ, and the last line, fifth line word undergrowth, th, both have the last sound of th in them. So we will give the B sound name to both and undergrowth, right? We will give it B to both, and undergrowth को भी हम B sound का name देंगे. So the rhyming scheme we have now is A B A A B. First line A, second line B, third line again A, fourth line again A, and fifth line is B. So we got the rhyming scheme of A B A A B. This was for the first stanza. So I have told you the rhyming scheme for the first stanza. Well, I want to share very important thing with you here, कि जब भी हमें पोएम की राइमिंग स्कीम को देखने के लिए कहा जाता है तो वी लुक फॉर द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, and that is the basic rhyming scheme for the whole poem. But if in exam a particular stanza is given to you, अगर आपके एग्ज़ाम में आपको पोएम का फर्स्ट स्टैंजा ना दे करके कोई और स्टैंजा दिया जाता है और उस स्टैंजा के अकॉर्डिंगली आपसे अगर राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, देन यू हैव टू चेक कि राइमिंग स्कीम क्या है, बिकॉज जनरली
राइमिंग स्कीम सेम रहती है फर्स्ट स्टैंजा से लेकर के लास्ट स्टैंजा तक की पोएम्स की, बट समटाइम्स पोएट जो है वो अपनी क्रिएटिव उसको फुलफिल करने के लिए वो राइमिंग स्कीम को चेंज भी कर देते हैं स्टैंजा वाइज. सो अनलेस इट इज़ नॉट आस्क्ड फ्रॉम यू, आपसे अगर जब तक एग्जाम में पूछा ना जाए फॉर अ पर्टिकुलर स्टैंजा, यू विल apply the rhyming scheme of the first stanza to the whole poem. But if in exam a particular stanza comes in, एक अलग से कोई स्टैंजा आ जाता है जहाँ पे राइमिंग स्कीम अलग भी हो सकती है, यू विल हैव टू चेक, और आप उसके अकॉर्डिंगली राइमिंग स्कीम रखेंगे, अपनी बताएंगे चेक करके साउंड को नेम करते हुए, जैसे हमने अभी लेबल किया था ए बी ए बी बी ए बी. इस तरह से आप स्टैंजा में चेक करेंगे कौन सी राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है. So we are done with the first two questions. Third is, what do you think about the choice of the poet? The choice that the poet has made in this poem, what do you think of that? Has he made the voice choice? क्या उसने एक सही फैसला लिया और यह रिस्क था? And what do you think about taking risk in your life? क्या लगता है आपको लाइफ में रिस्क लेना चाहिए या नहीं? These answers are very subjective and totally depends from person to person. आप में से बहुत से बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, हमें कन्फर्मिटी के साथ ही चलना चाहिए, what others are doing we should do that only because that is tried and tested path. हमें वही रास्ते पर चलना चाहिए जो बहुत लोगों ने ट्राई भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया. why to take risk in life, why should we choose the path which is not taken by much ट्रैवलर्स और पीपल. हमें उस रास्ते पे जाना ही क्यों जो बहुत कम लोगों ने लिया है, बहुत कम लोगों जिस पे आकर चले हैं, हम क्यों रिस्क लें. और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं, वी शुड टेक रिस्क इन लाइफ, वी शुड टेक द रिस्क सो दैट वी गेट द हाई रिटर्न्स. हमें ज़्यादा उससे वो अच्छा फ़ायदा हो सकता है लाइफ में, बिकॉज हम उस रास्ते पे चलेंगे जो बहुत कम लोगों ने लिया है या लिया ही नहीं है. ऑब्वियसली विल बी लाइक सक्सेसफुल, विल हैव bright future, and we get fame and money and everything. So that totally depends upon your own instincts. आपके खुद के क्या instincts कहते हैं, आप क्या लाइफ में चॉइस किसके हिसाब से करते हैं. So you have to think that ways. So now I'm going to play the audio of the poem in the next slide, in which you will see the poem and you can read along, and you will understand the poem and also will understand how to recite the poem properly. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
I hope you all liked the poem and the way which it was recited. So I hope you all enjoyed that. आप सभी को अच्छा लगा होगा. Now we'll conclude it by reading the message from the poem, means what the poem is trying to convey to the readers. Well, it is a very simple yet very motivational and inspirational poem for all the people, and especially the youngsters who quite often come across in their life many situations and many circumstances where they are supposed to make very crucial and important decisions in their life. So let's have a look at the message from the poem. This poem is about the choices of life we deal with and the decisions we make that shape our life. Poem बेसिकली चॉइसेस के बारे में है जिसको हम डेली अपनी लाइफ में विटनेस करते हैं, देखते हैं, एंड स्पेशली उस टाइम पे तो चॉइसेस में से डिसीजन लेना और भी क्रूशल होता है इन ऑप्शंस में से, जब हमारी लाइफ में बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं और इन्हीं चॉइसेस के बेस पर हमारा फ्यूचर शेप अप होता है. This poem conveys a very important message that we come across many choices in our life, but we have to take the final decision of what is to be done. मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी वैसा भी, बट देन वी हैव टू टेक द फाइनल डिसीजन दैट व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है. This poem also tells us that our future depends upon our present decisions, which we should take very thoughtfully. And this poem also highlights the one important aspect of life is that the decisions should not be taken in a haste, कि हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है. आफ्टर थिंकिंग ओवर इट, आफ्टर thinking and considering all the pros and cons, after just weighing each and everything, कि इसको डिसीजंस को लेने के बाद हमारी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव या क्या बेनिफिट या क्या नुकसान हो सकते हैं, ओनली आफ्टर कंसिडरिंग दीज थिंग्स वेल ही हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, एंड देन वी शुड टेक द फाइनल डिसीजन ऑफ एनीथिंग विच वी आर थिंकिंग अबाउट. जो भी हम लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे आपकी लाइफ में आपको 10th के बाद कोई स्ट्रीम चूज़ करने का हो या और कॉलेज में एडमिशन का हो या वट एवर, एक स्मॉल डिसीजन से लेके एक बड़ा डिसीजन जो आपकी लाइफ में आपको लेना है, इट शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग वेल अबाउट ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ योर डिसीजन. So here I have given you the glossary, the list of words which are new and not common for you. Well, I have already told you how to help yourself while understanding the new words. You should try to read the word or understand the word in reference to the context. और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके रेफरेंस उसको समझने की कोशिश कीजिए. इवन देन अगर आपको नहीं समझ में आता है, you can take the help from the glossary or from the Google or from the dictionary you have at home. Okay, so the first word is diverged, separated and took a different direction. Undergrowth, dense growth of plants and bushes. Wanted where, had not been used, hence here in the future. I hope you all liked it, and now again question of the day. I am trying to make it a habit for you and for me as well, that at the end of the presentation there will be a question of the day which will be a kind of hint for the next lesson. Fine, so here is the question. How do you deal with the obstacles that you face in your life? आप अपनी लाइफ में आने वाली जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके साथ कैसे डील करते हैं. Ponder over it, think over it, and then we'll meet again. Till then, take very good care of yourself, and I hope you all enjoyed this lesson. Read the lesson again, read the poem again from your book, and do all the textual exercises. And then if you need any help, you can take the help from your respective class teachers, and we'll meet again. Until then, keep thinking over the question I have given you at the end of the presentation. Till then, take care. Bye bye.